हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास के अंदर हम 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है सरल रेखा में गति, इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके है नहीं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि ये कौन से टर्म्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है। वैसे थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा, तो हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर जो पथ लंबाई क्या होती है। पथ लंबाई यानी कि दूरी क्या होती है। दूसरा है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है। और साथ ही साथ बच्चों इसके साथ हम देखने वाले हैं कि जो चाल होती है, चाल व वेग, औसत चाल, औसत चाल व औसत वेग। औसत वेग। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ में जो हमें ये 4 टर्म पढ़नी है कि पथ लंबाई दूरी क्या होती है, इसको समझना है। हमारा रिवीजन में जाएगा। इसके साथ में अगर किसी बच्चों को आ रहा है तो फिर भी वो इधर देख ले। और फिर है विस्थापन, फिर है चाल एवं वेग, और है औसत चाल व औसत वेग। इसको हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर पथ लंबाई यानी दूरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पथ लंबाई के बारे में समझते हैं। अब पथ लंबाई और विस्थापन में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं पथ लंबाई। तो बच्चों, जैसे मान लो पथ लंबाई यानी दूरी को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी या फिर पथ लंबाई कहते हैं। ये हमारे पास में अब किस प्रकार से, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है। अब हमें इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करना है, इस प्रकार से एक पथ बनाना है। इस पथ के अंदर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ सेंटर के ऊपर है और मूल बिंदु 0 से चलना स्टार्ट करती है ना। और चलते हुए यहाँ पर मान लेते हैं 40 मीटर है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं 80 मीटर है, यहाँ मान लेते हैं 120 मीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं 160 मीटर है ना। ऐसे करते हुए जो वस्तु है वो आगे की तरफ जा रही है। अब इधर मान लेते हैं वस्तु हम नाम दे कार। जैसे मान लो कार है, अगर पीछे की तरफ जाएगी तो -40, इधर पीछे जाएगी तो -80, ठीक है, फिर -120, फिर -160। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना है हमें। हम मान लेते हैं कि हमने कुछ पॉइंट्स है ना यहाँ पर नोट कर दिए। मान लो ये P पॉइंट मैंने नोट कर दिया यहाँ पर, इधर मैंने यहाँ पर ये R पॉइंट नोट कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया Q पॉइंट। अब अगर मान लो कि कोई कार है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। अगर यहाँ से लेकर के अगर वो यहाँ P बिंदु तक जाती है, O से P तक जाती है, तो यहाँ से O से P तक जाने में, O से P तक गई तो उसको 120 मीटर दूरी तय की। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई वस्तु 0 से P तक गई और P से R की तरफ आई, 0 से गई P और P से वापस आ गई R की तरफ, तो यहाँ पर जो चली गई कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो दूरी आ जाएगी वो किस प्रकार से आएगी। देखो, O से P तक की दूरी हमारे पास 120, और P से R तक हम चलेंगे तो हमें देखना है, देखो 120 से 140, तो 40 80, तो यहाँ पर ये 80 चली है, तो इनको 80 को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मतलब कुल जो चली गई दूरी है, जो कुल पथ है वो 200 मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार से, है ना। तो
अब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हमें समझना है। विस्थापन क्या होगा बेटा, विस्थापन के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि वस्तु की पथ लंबाई क्या होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पथ लंबाई कहते हैं। अब जितनी भी दूरी उसने तय की है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पथ लंबाई कह देंगे। अब विस्थापन हमें समझना है कि विस्थापन क्या होता है, तो चलो विस्थापन समझते हैं, है ना। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बेटा देखो यहाँ पर जैसे मान लो हमने विस्थापन लिया, तो वस्तु की, यहाँ में ध्यान रखना है, वस्तु की आरंभिक, वस्तु की आरंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की जो दूरी है विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब हमें देखना है विस्थापन क्या होता है। वस्तु के आरंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कहूँ कि विस्थापन क्या होगा, अगर कोई कार ओ से पी तक जाती है तो विस्थापन तो यहाँ पर ओ से पी के लिए तो विस्थापन जो है वो 120 ही है। कितना है, 120 ही मीटर है। लेकिन अगर मान लो कोई वस्तु ओ से पी की तरफ जा रही है और आर से वापस पी की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा ओ से पी तक, तो यहाँ पर ये आगे की तरफ गई, तो हमारे पास जो हो गया 120। लेकिन अब जो कार है वापस विपरीत दिशा में आ गई, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में आ गई, तो यहाँ पर जो चली गई दूरी वो कितनी है, वो हमारे पास में 80 है। और 80 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कार वापस विपरीत आ गई है। अब माइनस किया तो 120 में से 80 गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 40 मीटर बच गए। तो इस प्रकार से हमने पहले तो इस सिंपल मेथड से निकाला। अब हमारे पास विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ये कहता है कि वस्तु के आरंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर 40 मीटर निकाला है, इधर से भी देखना 40 मीटर निकालेंगे। तो देखो वस्तु अगर मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से चल करके अगर पी तक गई और पी से वापस आर की तरफ आ गई, तो अब इसकी प्रारंभिक स्थिति तो ये हो गई, अंतिम स्थिति ये हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। तो बस इसी प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है कि वस्तु की आरंभिक स्थिति 0 है और अंतिम स्थिति यहाँ पर 40 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 40 हो गई। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर विस्थापन समझना है। और अगर मान लो हमें विस्थापन समझना रहे, है ना, दूरी विस्थापन में समझना है, तो मान लेते हैं कि वस्तु O से P तक गई और यहाँ पर वापस क्या हुआ, P से O तक आई और O के आने के बाद में वापस यहाँ पर आ गई 80 तक, यहाँ आ गई Q तक आ गई, कहाँ तक आ गई, Q तक। अब यहाँ पर देखो O से P तक गई है, तो यहाँ पर 120 मीटर, कितने मीटर, 120 मीटर। और P से O आई है तो वापस हमें यहाँ पर जो दूरी रहेगी वो 120 मीटर रहेगी। और O से Q तक गई है, O से Q तक, तो वापस हमें इसमें जोड़ना ही रहेगा, माइनस कुछ नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, हमारे पास 360 मीटर। जो चली गई कुल दूरी है वो हमारे पास क्या होगी, है ना, वो दूरी होगी, पथ लंबाई होगी 360 मीटर। लेकिन विस्थापन में इसका क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो बेटा विस्थापन क्या होगा, इसी स्थिति को लेकर तुम क्या करते हैं, विस्थापन को समझते हैं। जैसे मान लो O से P तक गई, तो हमारे पास में O से P तक गई, तो यहाँ पर हो गया 120। लेकिन यहाँ पर P से वापस O की तरफ आ गई, तो माइनस का 120। और फिर O से Q तक गई, तो माइनस का 120। प्लस के 120 माइनस के 120 कट गए, तो यहाँ बच गया माइनस का 120 मीटर। मतलब जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में 120 मीटर की तरफ गया है। तो इससे हमें बात पता चली कि यहाँ पर जो दूरी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकती है। लेकिन विस्थापन जो है वो अगर स्थिति वापस यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाए तो 0 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। ये विस्थापन के बारे में आपको थोड़ा
ध्यान रखना है, ये टर्म आपके लिए रिवीजन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे थे चाल और वेग क्या होता है। देखो बच्चों, चाल और वेग को समझते हैं। चाल जो होती है और वेग, अब यहाँ पर दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब अब हमने जो कोई दूरी तय की है वो कितने समय में तय की है, उसको अगर हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, हमें दूरी भी व्यक्त करनी है और कितने समय में व्यक्त की दूरी तय कर रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल। तो चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, चाल के अंदर दिशा नहीं होती है। यहाँ पर दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। जैसे जैसे वस्तु चलती जाएगी उसका पथ हमें डिफरेंट बना रहेगा। वेग जो है, वेग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर, तो वेग भी दिशा पर डिपेंड करता है।